क्या है सर पतंजलि योग? पतंजलि योग सूत्र देखो तो 4 टाइप के योग होते हैं। एक होता है राजयोग जो तपस्या से आता है। ठीक है। ये पतंजलि योग सूत्र राजयोग का मार्ग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन की बहुत बातें हो रही है क्योंकि इस टॉपिक पे आप लीजेंड हैं सर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है? माइकल लोसियर की किताब है, आपको पता है। पर ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें एक्चुअली। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड के पास जाके उसको कमांड देना है, उसको कहना है कि मुझे ये चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। दोस्तों, हमारे पास 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर होता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? सबसे पहले बात है कि गोल डिसाइड करो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपके गोल में क्लैरिटी नहीं है। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? माइंडफुलनेस यानी जो भी काम करो उसमें आपका माइंड लगा रहे, सोच समझ के करो, अननोइंगली मत करो। लोगों को पता नहीं अभी 1 घंटे पहले क्या खाया, क्योंकि वो कुछ और सोच रहे थे और खा रहे थे। एजलेस बॉडी कैसे अचीव कर सकता है? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा ना कि यूनिवर्स को एक कमांड देना है प्रायोरिटी करके कि मुझे इंटेंशन क्रिएट करना है कि मुझे एजलेस बॉडी बनानी है और 100 साल जीना है। आत्मा को कैसे क्लीन रखते सर? सबका भला ही सोचते रहना है। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया सर, बहुत बहुत स्वागत आपका THV पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बस मज़े में। और मज़ा आ गया आपको मिलकर। आपके मुंह पे बड़ा तेज है ऐसा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आजकल क्या चल रहा है सर? बस देखो, काम करते जा रहे हैं, जो ऊपर वाले ने दिया है हमें वही करते रहते, घूमते रहते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, आपके जैसे दोस्तों को मिलते रहते हैं, मज़ा आता है। क्या बात है सर। आजकल है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन की बहुत बातें हो रही हैं और मैं ये आपसे सीखना चाहूँगा, समझना चाहूँगा क्योंकि इस टॉपिक पे आप लीजेंड है सर। क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से, सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया है, सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है? माइकल लोसियर की किताब है, आपको पता है। ब्रिटिश ऑथर है माइकल लोसियर जी। उसने लिखा है किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके। ठीक है। बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी वो। 2-3 किताब साथ में ही पढ़ी थी। उसमें एक थी ये वाली जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और माइकल लोसियर की पढ़ी थी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके किताब। थोड़ी अलग टाइप से है मगर ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें एक्चुअली। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। अच्छा। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड के पास जाके उसको कमांड देना है, उसको कहना है कि मुझे ये चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड वो सिग्नल भेज के एक्टिवेट करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और आपके जीवन में घटनाएं होती है ऐसा। तो आपको क्या करना है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया तो जीवन में जो चाहिए उसको अट्रैक्ट करें। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर लिया है। अभी तो मुझे लगता है ब्रेक मारनी पड़ेगी। क्या क्या अट्रैक्ट किया आपने? सब कुछ किया। पैसा मैंने सोचा भी नहीं था उतना कमा लिया। मैं 50 टाइम्स अब्रॉड गया, 20 बार अमेरिका गया। मैं किराए का घर में रहता था, अब मेरा अहमदाबाद में 6 बेडरूम का घर है, न्यूयॉर्क में मेरा घर है। अरे वाह। मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम दे के आया। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुनी गुरु करके बनाई, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पायलट की ट्रेनिंग लिया 65 ईयर्स में, स्काई डाइविंग किया 72 ईयर्स में। क्या क्या किया मैंने। तो ये सब आपके गोल्स थे? हाँ, जो गोल था, मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा ही कुछ हो गया ऐसा। इतना मोदी साहब सिर्फ नाम से नहीं, मोदी साहब को ये भी पता है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। अब हमारे पंत प्रधान जानते हैं डॉक्टर अढ़िया को इस हिसाब से कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। इससे ज़्यादा पहचान क्या चाहिए। क्या बात। अमित शाह का बेटा जय शाह जो भी ICC का प्रेसिडेंट है, वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है। वो भी मुझे मिला है तो बोला मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो कितनी खुशी होती है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरे जीवन में सब कुछ हुआ, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये तो मतलब सच में काम करता है। बिल्कुल लेकिन काम करता करता है। कैसे सर? स्टेप बाय स्टेप अगर आप मान लो कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो इस पावर को यूज़ करना चाहता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकता है? सबसे पहले बात है कि गोल डिसाइड करो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपके गोल में क्लैरिटी नहीं है, आधे अधूरे गोल है तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको तो क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। और लोग दूसरे का देख के गोल डिसाइड करते हैं।
मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं बोलता हूँ क्या गोल है, बोले मुझे 5,000 करोड़ कमाना है। और मैं फिर दूसरा सवाल पूछता हूँ, तू ये 5,000 करोड़ का क्या करेगा बताओ मुझे पहले, है तेरी कितनी ज़रूरत है, तो कितना खाएगा, कौन से घर में रहेगा, कितना ट्रैवल करेगा, क्या क्या करेगा बताओ। बैठ मेरे सामने बैठ के लिख कि तुझे कितने पैसे की ज़रूरत पड़, तू कहाँ खर्च करेगा पहले बताओ, है तेरी जितनी लग्जरी चाहिए ना लिख ले कि मेरे 2 हवाई जहाज होने चाहिए, 10 रोल्स रॉयस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और सभी का खर्चा लिख ले, तो भी 5,000 करोड़ तो नहीं होगा। सोच लो। तो ये 5,000 करोड़ तुम्हारे लिए क्या काम करेगा बताओ, फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आता है तो 2 चीज़ होती है, उसको संभालने का टेंशन होता है ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बचा के रखने का। सही बात। अपने फ्रेंड रिलेटिव लेके जाएंगे, इनकम टैक्स वाले लेके जाएंगे, कोई गलत स्कीम दिखा के आपका डुबा देगा पैसा, तो जो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते तो वो पैसा कमा के करोगे क्या तुम, ये मतलब मुझे पहले बताओ। तो पहले कितना पैसा कमाना से अच्छा है कि पहले आप डिसाइड करो कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, कैसी ज़िंदगी चाहिए, वो डिसाइड करो। वैसे हमारा सबका अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस, और ज़रूरी है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा उनकी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। मुकेश अंबानी के पास इतने 3 लाख या 5 लाख करोड़ है, जिसके पास सिर्फ 5 लाख रुपया होगा, क्या उससे इतना गुना वो 1 करोड़ गुना ज़्यादा सुखी होगा? आई डोंट थिंक सो। तो पहले तो हमें अल्टीमेट गोल डिसाइड करना है। ये मनी और ये हमारा इंटरिम गोल है, अल्टीमेट गोल तो हमारा हैप्पीनेस है। सही बात है। तो अगर हम अल्टीमेट गोल को जानते नहीं और इंटरिम गोल के पीछे पड़े रहते हैं ना, तो पागलपन है। तो कोई भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्रोड्यूस करने के पहले सोच लो कि आपके क्या काम के लिए है, क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो कितनी हैप्पीनेस देगी, नहीं तो सुख के जान दुख में आएगी। CCD काफ़े कॉफ़ी डे, उसका मालिक सिद्धार्थ कमिटेड सुसाइड, 1500 करोड़ रुपया छोड़ के गए, बताओ। और इन्फ्लुएंस भी कितनी थी, उनका ससुर CM थे कर्नाटक के, और फिर भी सुसाइड किया। क्यों किया? क्योंकि इतना रुपया दे के भी जो हैप्पीनेस चाहिए वो तो नहीं मिली। सुसाइड तो तभी करते हैं ना लोग, आदमी अपने आप को अनहैप्पी फील करते हैं तब। बिल्कुल सही बात है। तो कोई मतलब नहीं है। राकेश झुनझुनवाला के पास 45,000 करोड़ रुपया था, वॉज ही हैप्पी? आई डोंट थिंक सो। खुद ने रियलाइज़ किया, उनकी एम्पिटेशन करनी पड़ी, चेयर से उठ नहीं सकते थे, नींद का प्रॉब्लम, रोज़ का 6 पैक पिए तब नींद आए, क्या मतलब है। माइकल जैक्सन, उसको तो 150 साल जीने का शौक़ था, 12 डॉक्टर को ऑन ड्यूटी रखा था अपने को हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। 12 डॉक्टर को? 12 डॉक्टर 24 घंटा उनकी सेवा में रहते थे, और 50 साल में उनका डेथ हो गया। वॉज ही हैप्पी? कितना पैसा था उनके पास, कितना बड़ा नाम था। पता है, एक नींद की गोली खाए ना तो 10 घंटा आप सोते हैं, और 10 नींद की गोली खाए ना तो हमेशा के लिए सो जाते हैं। माइकल जैक्सन को 100 नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। उनको नींद के लिए एनेस्थेसिया लेना पड़ता था, जो ऑपरेशन टेबल पे लेते हैं डेली, और वो एनेस्थेसिया से उनकी डेथ हुई। और क्या, डेली उठाने के लिए अलग इंजेक्शन, सोने के लिए अलग इंजेक्शन। तो हैप्पीनेस के बारे में पहले सोचिए, पैसा कमाना है, ये करना, बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर काम करेगा, मगर जो भी ला के देगा उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी या अनहैप्पीनेस, उसके बारे में पहले सोच के मांगोगे ना तो ये अच्छा रहेगा। ऐसे ब्लाइंड दौड़ में मत जाओ। मैं तो कहीं सुना था कि इवन इफ़ यू विन अ रेट रेस स्टिल यू आर अ रेट। आप ये चूहों की दौड़ में जीत जाते हो तो अभी साबित क्या करते हो कि आप दूसरे से अच्छे चूहे हो। सही रेट रेस बोलते हैं ना। सही बात। तो रेट रेस में जाके अच्छा चूहा साबित करना क्यों चाहते हो ऐसा? डोंट डू दैट। तो पहली बात है कि आपका अल्टीमेट गोल डिसाइड करिए, जो हैप्पीनेस होता है ज़्यादातर 99% लोगों का। मगर आप देखोगे समाज में कि हैप्पी लोग ज़्यादा है या अनहैप्पी लोग ज़्यादा है, क्या लगता है? अनहैप्पी ज़्यादा। अनहैप्पी कितने %? मैं तो देख रहा हूँ 50 साल से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, 99% लोग दुखी है। 99%। तो सब पैसा तो सब कमा रहे हैं और पैसे की इनकम तो बढ़ रहा है, सही बढ़ते जा रही है, और हैप्पीनेस कम होती जा रही है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का क्या हाल है? पैसा बढ़ता जा रहा है, रिलेशनशिप कम होती जा रही है। सही। बच्चों का पेरेंट के साथ क्या रिलेशन है? बहुत ख़राब है। मेरे पास कितने टीनेजर बच्चे आते हैं, हमें घर छोड़ के भाग जाना है, हमें मर जाना है। क्यों? पेरेंट का त्रास, सुबह से शाम तक उसका टॉर्चर करते रहते और हैं। खूब पैसा उनके पास में। खूब पैसा है। हाँ। हिंदुजा की फैमिली में धर्मजा हिंदुजा ने सुसाइड किया था, पूरी फैमिली पागल हो गई थी। इस्कॉन मंदिर में जाके बैठ गए थे कि क्या करना समझे ही नहीं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा बेटा सुसाइड करेगा ऐसा। इतना पैसा होने के बाद सुसाइड किया।
है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले ये हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करो, मैं तो कहता हूँ। मतलब जो आपका जो गोल होना चाहिए वो पैसा नहीं, वो हैप्पीनेस अल्टीमेट हैप्पीनेस होना चाहिए। और हैप्पीनेस तब होता है जब आपके 4 टाइप के गोल आप अचीव करें। कौन कौन से सर? फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल। ये चारों गोल को जब आप अचीव करोगे ना, तब रियल हैप्पीनेस आती है। सिर्फ पैसा आने से भी नहीं, सिर्फ नाम से भी नहीं। एल्विस प्रेस्ली के पास डायमंड स्टडेड लिमोजिन हुआ करती थी। उनके लिए लड़कियां ऐसे सपने देखते थे कि ये मेरा हस्बैंड हो, और उसकी वजह से उनके बच्चे में इतनी इफेक्ट आती थी कि एल्विस प्रेस्ली जैसे दिखने वाले अमेरिका में बहुत बच्चे पैदा हुए थे। इतना बड़ा सोशल इन्फ्लुएंस हुआ करता था, इतना मान सम्मान हुआ था, और वो आदमी ने सुसाइड किया था 32 ईयर्स में। हैप्पीनेस नहीं था। और सक्सेस और हैप्पीनेस का फ़र्क समझो। वॉट यू वांट एंड वॉट यू गेट इट इज़ अ सक्सेस। कि मुझे 5,000 करोड़ कमाना है और मुझे मिल गया, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है। बट हैप्पीनेस डिफरेंट चीज़ है। हैप्पीनेस इज़ ए फीलिंग, हमेशा खुश, स्माइलिंग, पॉजिटिव वाइब, ये फीलिंग्स है। वो ज़रूरी नहीं कि जितना ज़्यादा पैसा है या जितना बड़ा नाम ऐसा होता है। मैं एग्जांपल दिया, सब बड़े बड़े नाम कह दिए आपको। बिल्कुल सही बात। जिनके पास नाम था, ये रेमंड के मालिक, पब्लिकली बोलना पड़ता है मेरा बेटा नालायक है, कैमरे के सामने बोलते हैं। क्या हैप्पीनेस है? 10,000 करोड़ का मालिक, टैग लाइन कंप्लीट मैन। कंप्लीट मैन हैप्पी नहीं थे, इनकम्प्लीट हो गए, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले मेरी तो ये एडवाइस है कि इसके बारे में सोचिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस हेल्थी बॉडी से मिलती है। मैंने देखा है, मैंने हैप्पीनेस के लिए बहुत मतलब उसका जो एक फैक्टर बताया है आपने, हेल्दी बॉडी। ठीक है। इसलिए मेरी टॉप प्रायोरिटी हेल्थ है, हेल्दी रहना। ठीक है। अगर आपकी हेल्थ चली गई ना, मैंने राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल दिया, ही एडमिटेड, स्टीव जॉब एडमिटेड मरने के पहले कि मैंने सबसे बड़ी गलती किया कि मैंने हेल्थ की फिक्र नहीं किया। 54 ईयर्स में उनका डेथ हुआ, एप्पल का मालिक। मरने के एक दिन पहले कोई बोलता था मैं 10 साल तुम्हारी बढ़ा देता हूँ, कितना पैसा दोगे? तो कितना ऑफर करता था, पूरी एप्पल कंपनी ले जा, मुझे 10 साल जिंदा रख। बट ही कुड नॉट डू इट। हैप्पीनेस जो हेल्दी बॉडी से जो आपको फीलिंग्स आती है ना, वो हैप्पीनेस कोई पैसा नहीं ला सकता है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं ला सकता है। फर्स्ट बात है। ठीक है। और जो चीज़ आप प्रायोरिटी में रखोगे ना, वही आपके जीवन में होगा। प्रायोरिटी यानी इसको मैं टॉप प्रायोरिटी, यानी पहले मैं इसको ये करूँगा। आपने देखा नाश्ता है तो मैंने तली हुई चीज़ को निकाल दिया, हाँ। क्योंकि मेरे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं माइंडफुल ईटिंग करता हूँ। ऐसा नहीं भूख लगे तो जो भी मिला खा लो। मैं भूखा रहना पसंद कर लूँगा, मगर माइंडफुल करूँगा। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है सर? माइंडफुलनेस यानी जो भी काम करो उसमें आपका माइंड लगा रहा है, सोच समझ के करो, अननोइंगली मत करो। लोगों को पता नहीं अभी 1 घंटे पहले क्या खाया, क्योंकि वो कुछ और सोच रहे थे और खा रहे थे। क्या खा रहे हैं, ये हेल्थ को फायदा करेगा कि नुकसान, वो भी नहीं सोचते हैं। बस भूख लगी है, कुछ भी ले लो, खा लो, पेट भर लो। हेल्थ शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। मैंने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दिया, इसलिए मैं हेल्दी हूँ। समझे ना, पहली बात ये है। दूसरी बात है, मनपसंद काम करने में से हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है। दूसरी, बिकॉज हैप्पीनेस इज ए एवरी मोमेंट्स एक्सपीरियंस। अभी मुझे जितनी हैप्पीनेस मिलती है इतनी मुझे 5 स्टार होटल में खाने में नहीं मिलती है। वैसे मैं 5 स्टार होटल से ज़्यादा ढाबे का खाना पसंद करता हूँ, वहाँ मैं ज़्यादा खा सकता हूँ। 5 स्टार में मुझे मज़ा नहीं आता है। ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 चीज़ों से मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलती है। तो ये 2 चीज़ों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पे लगाओ। जो भी गोल्स आप बना रहे हो, वो उन गोल्स की बजाय अपना गोल बनाओ हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस शुड बी योर हैप्पीनेस में भी दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। मगर हैप्पीनेस पे पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। यानी अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, रिस्पेक्टेड इनकम चाहिए, समाज में मान सम्मान चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सब चाहिए ही। बट ये सब इंटरिम गोल है, अल्टीमेट गोल शुड बी हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। सोचो कि मुझे क्या चीज़ हैप्पीनेस दे सकती है, कितना पैसा हैप्पी कर सकता है, कितना रिलेशनशिप मुझे हैप्पी कर सकता है, कि कैसा मेरा हेल्थ मुझे हैप्पी कर सकता है, कितना मेरा मान सम्मान हैप्पी कर सकता है। ये सब डिसाइड कर लो, और फिर वो चीज़ों को आप विज़न बोर्ड या गोल चार्ट में लगाओ, और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो कि आप मुझे ये लाके दे मेरे जीवन में मैनिफेस्ट कर। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को आप कमांड देना शुरू करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली काम पे लग जाएगा, और आपके जीवन में वो सब कुछ होगा।
और कभी कभी तो ज़्यादा होगा। और आजकल मैं पतंजलि योग सूत्र की बात कर रहा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ और आगे जाके सिखाने वाला हूँ। जी जी जी। तो उसमें ये है कि अगर ये पतंजलि योग सूत्र के रास्ते पे चलोगे ना, तो कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुखी होने के लिए जो चाहिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको मिलती जाएगी। तो यानी पतंजलि योग सूत्र में मैं जो सीख रहा हूँ और सिखाने वाला हूँ वो बियॉन्ड माइंड पावर है, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अच्छा। विपස්සना करते हैं, विपස්සना में भी यही है कि आप बार बार विपස්සना करोगे, वही रास्ता है बेसिकली। तो आपका कॉन्शियस माइंड की जितनी इच्छा है वो सबकॉन्शियस माइंड जान लेगा और वो यूनिवर्स को ऑटोमेटिकली कमांड दे देगा और आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। मैं पहली बार विपස්සना करके आया तो मेरे 2 बड़े गोल इमीडिएटली रियलाइज़ हुए। मेरी एक इच्छा थी, बम्बई में एक सन्मुखानंद हॉल है जी जब फिल्म स्टार की नाइट हुआ करती थी एक ज़माने में। जी जी जी। मैं बचपन में देखा करता था फिल्म फेयर नाइट, तो लगता था यार 3000 लोगों का हॉल कैसा होगा। ट्रेनिंग फील्ड में आया तो मैंने गोल रखा था, एक बार मुझे हाउसफुल प्रोग्राम सन्मुखानंद में करना है, मेरा गोल था। मैंने यूनिवर्स को कमांड दे दिया था, ठीक है। मैं जैसे ही विपස්සना करके निकला, एक आदमी का फ़ोन आया कि हम सन्मुखानंद में खड़े हैं, आपका सपना पूरा करना है, ये डेट पे अवेलेबल है, बोलो हम कौन सी डेट बुक करें। और मैं बाहर, मैंने 10 दिन का मौन तोड़ा और मैंने पहला जो शब्द बोला उनको डेट बोला और हाउसफुल हुआ। 3000 लोग आए थे, थर्सडे इवनिंग थी और 3 घंटे तक मुझे बैठ के सुना। तो सबकॉन्शियस माइंड ने मेरी इच्छा पकड़ ली और यूनिवर्स को दे दिया। दूसरा, मेरे कनाडा में प्रोग्राम नहीं हुए थे, यूएस में हुए थे बहुत, तो कनाडा में प्रोग्राम करना था। तो कनाडा का मेरा ऑर्गेनाइजर था, उसका भी फ़ोन आ गया कि तुम्हारी कब की टिकट निकालो, बोलो। कनाडा का मैंने पूरा स्टेज सेट कर लिया है। तो देखिए, मैंने सिस्टमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम भी नहीं किया था। मेरे मन में ये इच्छाएं थी, मगर जैसे ही बाहर निकला मैनिफेस्ट होने लगी। तो क्या होता है कि आप जब ज़्यादा मेडिटेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हो ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली अपना काम शुरू कर देता सर है। आप जैसे ये बार बार बोले सबकॉन्शियस माइंड से कमांड देना तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मतलब बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। वेरी गुड ना? क्वेश्चन। तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा आप एक्सप्लेन Yes. करेंगे। वेरी गुड। मैं ज़्यादातर एब्रॉड जाता हूँ ना, तो वहाँ मेरा ऑडियंस रहता है ना, तो मैं चेक करने के लिए पूछता हूँ कि प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रेज योर हैंड। मेरा एक्सपीरियंस है कि 1 या 2 आदमी से ज़्यादा किसी ने कभी हाथ ऊपर नहीं किया। सही जर्मन की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मैं ट्रेनिंग देने को गया था, कोई हाथ ऊपर नहीं हुआ। मैनहट्टन के डॉक्टर को मैंने ट्रेनिंग दिया, ग्रुप को, रिटायर्ड डॉक्टर मैनहट्टन में जो प्रैक्टिस करके, किसी का हाथ ऊपर नहीं हुआ था। तो मैं हमेशा ये पूछता रहता हूँ। तो अभी आज के दिन में हमारे जैसे कितने ट्रेनर इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और फिर भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आई डोंट थिंक कि 1% से ज़्यादा लोग जानते होंगे। इतनी मेरी 30 साल की मेहनत, मैं नहीं 30 साल से सबकॉन्शियस माइंड सिखा रहा हूँ, फिर भी इतने लोगों तक ये जागृति नहीं आई। जी जी जी। मैं तो सबको बोलता हूँ, तुम कल 100 लोगों को मिलो, कहीं पार्टी में जाते हो, सबको एक सवाल पूछो कि आप जानते हो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, ना बोलेंगे। तो 1% ऑफ द पीपल ओनली नो अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड आफ्टर एफर्ट्स ऑफ सो मेनी ट्रेनर्स। सोच लीजिए। तो सबसे पहले बात है कि 100% लोगों को ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर होता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। हम ज़्यादातर जो नोइंगली एक्शन जो काम करते हैं ना, उस कॉन्शियस माइंड से करते हैं। जैसे कि 5 इंद्रियों का काबू कॉन्शियस माइंड के पास है। ये कर्मेंद्रिय जिसको बोलते हैं, हाथ पांव जिससे काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हम सोचते हैं, वो सोचने का काम कॉन्शियस माइंड करता है। हम लॉजिक यूज़ करते हैं, सवाल उठाते हैं, डाउट करते हैं, कॉन्शियस माइंड से होते हैं। एनालिसिस करते हैं कॉन्शियस माइंड से, इंटरप्रिटेशन करते हैं कॉन्शियस माइंड से, सिलेक्शन कॉन्शियस माइंड से करते हैं, आईक्यू हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है, फिर जजमेंट हम करते हैं वो भी कॉन्शियस माइंड से, डिसीजन भी हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, एक्शन भी कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। आप बोलेंगे फिर माइंड के तो सब पावर आ गए, तो 90% पावर जो सबकॉन्शियस माइंड के पास वो क्या है, वो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पावर्स है। तो जो कॉन्शियसली जितने भी हमारे काम हो रहे हैं ना, कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, बट बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा माइंड काम कर रहा है, 90% पावर वाला सबकॉन्शियस माइंड, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। तो आपको उसके साथ बात करनी है, उसके साथ टच में रहना है, उससे दोस्ती करनी है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे ना, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ ज़्यादा दोस्ती होगी।
क्या बात है। मेडिटेशन। और ठीक लोग है। पूछते कितना करना चाहिए, तो एक मैंने सिंपल फॉर्मूला कहीं सुना था, जितना साल की आपकी एज है उतना मिनट डेली करना चाहिए। यानी मेरी एज 75 है, तो मुझे डेली 75 मिनट मिनिमम मेडिटेशन करना चाहिए। अच्छा। अगर आप 20 साल के हैं तो डेली 20 मिनट। ये सीधा सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। बहुत बढ़िया। और मेडिटेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन लेवल पे जाना चाहिए। एकदम चुपचाप आंखें बंद करके हाथ गोदी में रख के सिर्फ बैठोगे ना तो भी चलेगा, और इमीडिएटली आपको मास्टरी आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है, इट टेक्स टाइम, मगर शुरुआत तो करनी ही चाहिए। मुझे भी शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होता है, अभी भी विचार आते हैं, सब कुछ होता है, बट मैंने एफर्ट नहीं छोड़े, मैं करता रहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ज़्यादा आप और डीप में हो सकते हैं। तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करेंगे। हाँ, जैसे मेडिटेशन करते हैं आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन का जो पाथवे है खुल जाता है, ठीक है। तो इजीली आपका कमांड ले लेता है। नहीं तो बीच में आपके फिल्टर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, लॉजिक के फिल्टर आते हैं, बिलीफ के फिल्टर आते हैं। तो बिलीफ के फिल्टर, लॉजिक के फिल्टर, लॉजिक है ना विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए आपको अल्फा लेवल पे मेडिटेशन करके करना चाहिए, क्योंकि आप फुल्ली अलर्ट एंड कॉन्शियस रहते हैं तो आपका लॉजिक एक्टिवेटेड रहता है, वो रोकता है। फॉर एग्जांपल, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, आपका बचपन से सपना था फरारी कार लेना है, खुली आंखों से विजुलाइज कर रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे फरारी कार, तो आपका लॉजिक बोलेगा पहले पुराना स्कूटर तो रिपेयर करवाओ बाद में तेरा बिलीफ सिस्टम ये रोकेगा आपको। लॉजिक आपका ये विजुअलाइजेशन को डिस्टर्ब कर देगा। हाँ। इसलिए लॉजिक को पैरालाइज करने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड को डाउन करना पड़ेगा। अच्छा। डाउन कब होता है? जब आप मेडिटेशन करते मेडिटेशन हो। करते हैं। और जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे ना, इतना आपका स्मूथ जर्नी हो जाएगा, अंदर का जर्नी, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस, और फिर दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस की दोस्ती हो जाएगी ना, ये बॉस, एक्चुअली रिलेशनशिप क्या है? कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है, अलादीन एंड जीनी जैसा। बट इसको दोस्त बना दो। तो दोस्त कैसे बनेगा? जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, रिलैक्सेशन करोगे, वैसा दोस्त बन जाएगा। तो दोस्त को बताने की थोड़ी ज़रूरत है कि मेरे लिए मर्सिडीज लाओ और मेरे लिए ये लाओ। वो तो आपके दिल की बातें जानता ही है, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने मैनिफेस्ट करके रखेगा। सही बात। तो आपको क्या करना है कि उनको सबकॉन्शियस माइंड को दोस्त बना के रखना है। ठीक है। मेडिटेशन एक तरीका हो गया सबकॉन्शियस माइंड को दोस्ती करने का। दूसरा एफर्मेशन का तरीका है। ठीक है। मैं बात कहूँ, मैं छोटा था ना तो बहुत गरीब घर में था, पत्रे के घर में रहते थे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं शादी किया तब पत्रे के घर में मेरी वाइफ को लेके गया था। दीवारें पत्रे की थी, देसी नलिये थे ऊपर, एक ही कमरे में हम 9 लोग रहते थे। हम 2 भाई 4 बहनें, फादर मदर, दादी माँ। मेरी वाइफ आई, वो 10th मेंबर थी। ऐसा घर में मैं लेके गया था। वहाँ पे था तब मैं बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं बड़ा होकर मेरा ऐसा घर होगा, हर रूम में एयर कंडीशन होगा, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ होगी, मैं दुनिया घूमता रहूँगा, ये करूँगा। तो सब मुझे फेंकू कहते हैं। फेंकू बोलते हैं ना हिंदी में, गुजराती में फाकोड़ी बोलते हैं, तो मुझे फाकोड़ी कहते थे। तो मैं सबसे बड़ा फेंकू था हमारे ग्रुप में, और सब मुझे बोलते हैं साला चुप रहे, तू कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा। और मेरे फादर के जो पहचान वाले थे, वो तो मेरे फादर को चैलेंज करते थे कि आपका बेटा मैट्रिक पास होगा ना तो हम मिठाई बांटेंगे। तो ये मेरी पहली पहचान थी। जी। और मैं बहुत फेंकू रहा करता था। तब मुझे कुछ पता नहीं था, बड़ा होकर ये करूँगा वो करूँगा। और बिलीव में मैंने जितना फेंका ना उससे ज़्यादा करके दिखाया मैंने, उससे ज़्यादा। क्या बात। तो एक नया ज्ञान है जिसको मैं फेकोलॉजी कहता हूँ। तो मैं फेकोलॉजिस्ट था मैं सबको फेकोलॉजी सिखाता था कि मैं फेकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। मैं सबको बोलता हूँ जितनी ताकत है इतना फेंको, बोलो, क्योंकि माइंड पावर का सिद्धांत है कि यूनिवर्स को जितना इमोशन के साथ, जोश के साथ बोलोगे, बार बार बोलोगे ना, अफर्मेशन बार बार वो सुनना ही पड़ेगा। तो मैं जहाँ जाऊँ वहाँ बोलता था, बस मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज आई थी। अभी मेरे घर में 4 गाड़ी है, 6 बेडरूम के घर में रहता हूँ। मैं पहले जब छोटा था तब 6 फैमिली के बीच में 1 टॉयलेट था, अभी मेरे अकेले फैमिली के लिए 6 टॉयलेट है। तो इतना सारा मैंने चेंज कर दिया सब कुछ। ABCD मैंने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है, आज मैं अंग्रेजों को पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश। तो ये सब कुछ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हुआ है। ठीक है। इतने बड़े VIP जानते हैं। मेरे 2 दिन के वर्कशॉप में ये तारक मेहता के प्रोड्यूसर असित मोदी आए थे, उसने पूरा 2 दिन का वर्कशॉप किया है। राकेश शर्मा हमारे अवकाश यात्री एक मेरे प्रोग्राम में आए थे। तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं सर, क्या है ना। तो ये सब कुछ मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जो मेरा बचपन का जीवन था और ये था। बट जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने जाना,
उसको और नोइंगली मैंने यूज़ करना शुरू किया। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम पैदा हुए तब से यूज़ कर रहे हैं, बट अननोइंगली कर रहे थे। जी जी। कभी सही कमांड देते थे, कभी गलत कमांड देते थे। तो हमारी ज़िंदगी क्या कभी खुशी कभी गम वाली हो गई, रोलर कोस्टर ज़िंदगी। हाँ जी हाँ जी। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर जाते नहीं जाते। एटर्नल हैप्पीनेस, एटर्नल सक्सेस चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पे लगाइए। ज़बरदस्त। तो आपने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करनी है, तो एक तो मेडिटेशन तरीका हो गया, एक अफर्मेशन हो गया। एफर्मेशन है, एक इंटेंशन का तरीका है। पावर ऑफ इंटेंशन करके वाइन डायर की किताब है। अच्छा। एक ज़बरदस्त इंटेंशन क्रिएट करो, यूनिवर्स को एक बड़ा कमांड चला जाता है। ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, इंटेंशन या इंट्यूशन सर? नहीं, इंट्यूशन नहीं, Intention। इंटेंशन, नियत, संकल्प, संकल्प। अच्छा। तो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना कि जब सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी जी जी। वो इंटेंशन की बात है। पावर ऑफ इंटेंशन बुक ही है इसकी, वाइन डायर की। तो इंटेंशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक ज़बरदस्त इंटेंशन क्रिएट करो। और भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं उसको। अपना रोल मॉडल डिसाइड करो कि अच्छा। मुझे इनके जैसा बनना है। तो क्या है कि यूनिवर्स को पता चल जाता है कि ये इनका रोल मॉडल है। तो उनकी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंस्टॉल होने लगती है। उनकी क्वालिटी से कॉपी पेस्ट होने लगता है। एक भगवान का इंटरनेट चलता है, उसमें से होने लगता है कि आप जिसके बारे में सोचना चाहोगे ना, वैसा बन जाओगे। मुझे याद है, मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो 3 बड़े बड़े एक्टर हुआ कर 3-4 एक्टर हुआ करते थे जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ करता था। एक शत्रुघ्न सिन्हा था, अच्छा। क्या यार हैंडसम लगता है। एक अमिताभ बच्चन था, एक राजेंद्र कुमार था। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ करता था। तो यूनिवर्स ने मेरी सुन लिया होगा। तो एक बार मुझे याद है कि मैंने एक बार फ़ोटो खिंचवाई थी, एग्जैक्टली शत्रुघ्न सिन्हा का मैं भाई लगता था। मुझे सरप्राइजिंगली दिख गया। मैं इजिप्ट घूमने को गया था कैरो में, तो वहाँ बाजार में निकला तो सब मुझे अमिताभ अमिताभ कह के बुलाते थे, वहाँ बहुत फेमस है। हाँ जी। तो ऐसा फिर अभी 1-2 मैंने फ़ोटो निकाली है, उसमें मैं बिल्कुल राजेंद्र कुमार जैसा दिखता हूँ। ऐसा तो कहने का मतलब है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनका जैसा दिखूँ, बट दे वर गुड लुकिंग पर्सन इन माई लाइफ। हाँ, चौथा राजेश खन्ना था। तो मेरा बहुत सारे फ़ोटो जिसमें मैं राजेश खन्ना का भाई लगता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बनती है। कि यूनिवर्स का सिद्धांत है, भगवान ने यूनिवर्स ऐसा बनाया है कि आप जिसके जैसा बनना चाहो। NLP में जिसको मॉडलिंग कहते हैं, मॉडलिंग में तो कॉन्शियसली आपको प्रयत्न करना पड़ता है, बट मॉडलिंग कहते हैं। तो ये भी एक लैंग्वेज है। तो मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि अपना रोल मॉडल तैयार करो, एक रखो, एक नहीं एक से ज़्यादा। मेरा बहुत सारे रोल मॉडल है। जैसे मेरा प्रोफेशनल रोल मॉडल था टोनी रॉबिन्स। जी जी जी। मेरा कॉन्फिडेंस का रोल मॉडल है नरेंद्र मोदी। मेरा एटिकेट्स एंड मैनर्स में मेरे रोल मॉडल है अमिताभ बच्चन, क्योंकि मैं उनको बहुत बार मिला हूँ, बहुत बार उनको ऑब्जर्व किया है। इज़ अ वेरी गुड जेंटलमैन। तो वो है। बैलेंस लाइफ में मेरे रोल मॉडल एक डायमंड के उद्योगपति है गोविंद भाई धोड़किया, वो मेरे है। एक स्पिरिचुअल रोल मॉडल में स्वामी सच्चिदानंद करके गुजरात में है, वो है। तो कहने का मतलब है कि मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग रोल मॉडल है। अच्छा। हाँ, हेल्थ में मेरा रोल मॉडल सलमान खान है। यानी मैं जब आईने में अपने आप को देखता हूँ तो लगता हूँ यार सलमान खान का बॉडी अच्छा है, मेरा ऐसा होना चाहिए। जी जी जी। तो क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ऐसा। तो जब मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे सलमान खान की ज़्यादा याद आती है। सर अभी आपकी एज कितनी है? मेरी 75। वही बिल्कुल नहीं लगते अब। हाँ, तो वही तो है कि ये भी एक नया सब्जेक्ट अच्छा, है एक जिसके चीज़ ऊपर मैं और, अभी काम हाँ, करने एक जा चीज़ रहा और हूँ बताइए कि कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप 75 का लगते नहीं हो। हाँ, अभी आपकी एक बुक भी आने वाली है दिवाली के आसपास, एजलेस बॉडी। एजलेस बॉडी। सर एजलेस बॉडी कैसे अचीव कर सकते? उसके लिए एक्चुअली पूरी सिस्टम है। हाँ वो बताइए। ये पूरी सिस्टम है एजलेस बॉडी की। ये अभी दिवाली के आसपास दिवाली के आसपास रिलीज हो रही है एजलेस बॉडी। और मैं आपको बता दूं, सर ने लगभग 125 से ज़्यादा किताबें, ये 130वीं किताब होगी। 130वीं किताब आ रही है सर की, 130वीं किताब। मैं आपको बता दूं, जब मैं मेमोरी पावर की दुनिया में आया था आज से 12-13 साल पहले, मैंने सर की मेमोरी की किताबें पढ़ी थी। तब से मैं सर के बारे में पढ़ रहा हूँ। 130 किताबें लिखते तो आप आइडिया लगाइए सर को कितनी वाइड नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की। तो इसके बारे में बात करें सर, एजलेस बॉडी के बारे में कैसे अचीव कर ये मुझे सकते हैं? कैसे आइडिया आया क्योंकि सब लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतने यंग क्यों लगते हैं। मोदी साहब ने पूछा था क्योंकि माई ब्रदर वॉज वर्किंग विथ हिम। अच्छा। तो मिले तो नेचुरली उसने पूछा कि हसमुख भाई और आप में बड़े कौन है? हाँ। बोला आप बताइए कौन है?
बोले वो बड़े लगते हैं। बोला आपका जजमेंट गलत है, मैं उससे बड़ा हूँ, वो भी 8 साल बड़ा हूँ, 8 साल बड़ा हूँ। और सर तो ही वो सरप्राइज। अच्छा, एक बहुत बड़े धर्मगुरु है जो मुकेश अंबानी के धर्मगुरु है, उसका नाम है रमेश ओझा, भाईश्री कहते हैं, उनका जी, जी। पोरबंदर में आश्रम है। उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा था, 1000 लोगों को बुलाया था, ऑडियंस में बैठे थे, 3 घंटा तक मुझे ऐसे सुनते रहे। मेरे पास पूरा वीडियो शूटिंग है। बाद में मुझे वोट ऑफ थैंक के लिए खड़े हुए और मेरे बारे में क्या कमेंट किया कि मैं भी विजुलाइज करता हूँ कि मैं जब 65 का होगा तो अड़िया साहब जैसा यंग दिखूंगा। उन्होंने कमेंट किया था। वो मेरे से 10 साल छोटे हैं, 10 साल भी नहीं, 15 साल छोटे हैं। तो मेरी वो हेल्थ देख के वो हैरान हो गए। उन्होंने कमेंट किया, मेरे पास मैं ऑन रिकॉर्ड अभी है। तक हैरान हुआ था राम वर्मा सर को देखकर, जो एनएलपी के कोच हैं। तो उनकी एज 65 है, वो भी 65 के लगते नहीं। सर आप तो 75 के, मतलब आपको देखकर तो और ज़्यादा हैरानी हो रही है। मतलब बाल चेहरा, एनर्जी, सब कुछ एकदम से मतलब एक्टिव है। अभी मैं सुरेंद्र वत्स के प्रोग्राम में टाल कटोरा में गया था, मेरा नाम अनाउंस हुआ। हाँ। मैं दौड़ के स्टेज पे गया था, सब लोग हैरान हो गए थे। कोई स्पीकर दौड़ के नहीं जाता, इतनी स्पीड से मैं दौड़ के स्टेज पे जाके स्टार्ट किया था। अच्छा जी। एक बार मैंने ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम में चलाता हूँ, उसमें लोगों को, मेरे ट्रेनर को, फ्यूचर ट्रेनर को मोटिवेट करने के लिए मैंने स्टेज के ऊपर 30 पुशअप करके दिखाया, सूट पहन के, नॉन स्टॉप। कब की बात है सर ये? 10 साल पहले की। अच्छा। तब मैं 65 का था। अच्छा। 10 साल पहले मैं बोला चलो मेरे साथ कंपटीशन करो, आप मेरे साथ सब यंग हो। 30 पुशअप नॉन स्टॉप में आपको मार के दिखाया। 65 की एज में। 65 की एज में दिखाया था ऐसा। तो कहने का मतलब मेरी टॉप प्रायोरिटी है। दूसरी बात है कि मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस हेल्थी बॉडी से मिलती है। 2 ही सपने हैं, 100 साल जीना है और हमेशा यंग रह के जीना है, ऐसा है। तो इस किताब में मैंने लंबा कैसे जीना और यंग कैसे रहना, ये दोनों लिखा है मैंने। ठीक है। किताब का टाइटल एजलेस बॉडी है, बट हाउ टू लिव लॉन्गर वो भी इसके अंदर है ऐसा। तो ये लाइफस्टाइल की तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं सर, जैसे अगर कोई बनाना चाहता है, एजलेस बॉडी बनाना चाहता है? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा ना कि यूनिवर्स को एक कमांड देना है प्रायोरिटी करके, कि मुझे इंटेंशन क्रिएट करना है कि मुझे एजलेस बॉडी बनानी है और 100 साल जीना है। सबसे पहले ये डेली एफर्मेशन करनी है। पहले इंटेंशन क्रिएट करना है। ठीक है। और माइंड पावर का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है माइंड पावर का। जो चीज़ आप बार बार सोचोगे ना, वो आपके जीवन में घटना बनेगी। इसका एक फॉर्मूला भी मैंने कहीं सुना है कि आपका जितना फ्री टाइम होता है, देखिए हमारे 24 घंटे में से 8 घंटा हम सोते हैं। सही बात है। 16 घंटे बच गए। 2 घंटा नहाने धोने में, खाने पीने में लगते हैं बॉडी मेंटेनेंस के लिए। जी जी। 14 घंटे बच गए। 10 घंटा हम यूजुअली हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं, जो भी काम करते हैं हम, डॉक्टर इंजीनियर जो भी काम करते हैं। 4 घंटा हमारे पास फ्री टाइम रहता है, जिसमें हमारी हॉबी, लेजर, दोस्तों के साथ मिलना होता है। ये जो 4 घंटा जहाँ हमारा कोई कॉन्शियस काम नहीं रहता है, वो 4 घंटे का 1/3 यानी 1.5 घंटा, अगर एक ही थॉट को आप 1.5 घंटा तक यहाँ घुमा सकते हो ना, तो कितने भी बड़ी घटना हो आपके जीवन में घटेगी। वो सिर्फ आपके पास इतनी ये होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर के 1.5 घंटा तक उसके बारे में ही सोचते रहो सिर्फ। तो आजकल मैं क्या करता हूँ, पहले से ही करता था कि 24 घंटे यही सोचता हूँ मैं कि अभी और ऐसे ही यंग कैसे रहूँ, और ऐसे ही यंग। अगली बार आऊँगा तो मैं प्रॉमिस कि आप मुझे देखोगे कि मैं इससे भी यंग हूँ। मैं अभी मोरबी गया था प्रोग्राम के लिए, तो मैं पहले 15 साल पहले गया था। तो एक आदमी बोलते हैं, अड़िया साहब आप 15 साल पहले आए थे, तब जैसे लगते थे उससे 15 साल और यंग लग रहे हो, उससे भी, यानी 30 साल का डिस्काउंट कर दिया है। तो बिकॉज इंटेंशन मैंने क्रिएट किया कि मुझे यंग दिखना है और हेल्थी रहना है और लंबा जीना है, इंटेंशन। फिर मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मैं पूरी बायोलॉजी जानता हूँ कि बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है जी। तो हेल्थ के नियम तो कुछ हमें स्कूल में ही सिखाए गए। हाँ, मेरे एक ऐप है गुनी गुरु करके, उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम मैंने फ्री में रख दिया, जिनको देखना है देख ले। पॉजिटिव हेल्थ करके है पूरा का पूरा प्रोग्राम। पॉजिटिव हेल्थ डॉक्टर अडिया डालोगे तो भी मिलेगा। तो उसमें मैंने सब बातें की है। तो सबसे पहले तो एक फिजिकल बॉडी है, हमारा 4 अस्तित्व होता है, लोगों को पता ही नहीं है। एक हमारा 4 जितेंद्र अडिया है। एक जितेंद्र अडिया का शरीर, एक जितेंद्र अडिया का माइंड, एक जितेंद्र अडिया का दिल वो जो मानता नहीं वो, और चौथा है जितेंद्र अडिया का आत्मा। ये चारों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। ये चारों आपकी डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए
जिसमें ये चारों चीज़ हेल्दी हो आपकी लाइफस्टाइल में, तभी आप ये इसलिए सोच सकते हैं हेल्दी हो सकते हैं। तो आपको ये सीखना चाहिए कि बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है, माइंड को कैसे हेल्दी रखना है, दिल को, ये दिल यानी इमोशनल पार्ट, एंड आत्मा को कैसे हेल्दी रखना है। तो ऐसे वाली लाइफस्टाइल सर से एक एक को ले लें। एक एक को लेते हैं। तो है बॉडी की बात हाँ, करें बॉडी की बात करें। तो बॉडी में सबसे पहले तो क्लीनलीनेस हमें रखनी है, हाइजीन। क्लीनलीनेस किस चीज़ का? हमारे शरीर का और हमारे एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट हमारा बेड, हमारा किचन, हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा सिटी, हमारा देश। बॉडी में हमारा आउटर बॉडी एंड इनर बॉडी, दोनों को क्लीन रखना है। आउटर बॉडी की तो केयर करते हैं, इनर बॉडी की केयर नहीं करते। आजकल 50% से ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन है तो पेट में मड़ पड़ा रहता है, तो वहाँ से बीमारियाँ पैदा होती है। और आयुर्वेद तो कहता ही है कि हर बीमारी का कारण पेट होता है। सही बात है ना। तो पेट साफ नहीं होता है तो उसके बारे में कोई कुछ करता ही नहीं, और उसकी वजह से पेट मोटा होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाहर आने लगता है। तो हमें शरीर की सफाई अंदर से और बाहर से करनी है। दूसरी बात है कि हमें इनफ स्लीप लेनी है, नींद लेनी है, क्योंकि हमारा पूरे दिन में एक्टिविटी वजह के जो वेर एंड टेयर होता है, जो घसारा होता है बॉडी को, वो रात को सोते हैं तब रिपेयर होना शुरू होता है। जी जी। तो 8 घंटा मिनिमम स्लीप मैं लेता हूँ, कुछ लोग कम भी लेते हैं। मोदी साहब मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे क्योंकि वो 4 घंटा नींद लेके भी वो फर्स्ट क्लास हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ सीक्रेट पा लिया जो मैंने अभी तक नहीं पाया। मेरी एक इच्छा है कि मोदी साहब को मिलूँ तो ये पूछ लूँ मैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, 4 घंटा सो के भी इतना हेल्दी कैसे रहते। कभी सुना आपने वो बीमार हुए? कभी नहीं सुना, है ना। इतने सालों से मैं देख रहा हूँ उनको। तो नींद कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका डाइट को माइंड। कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? 8 घंटा। मैं 8 घंटा करता हूँ। अच्छा, ऐसा है। साउंड स्लीप ज़्यादातर लोग यही रिकमेंड करते हैं। मेडिकल डॉक्टर, हमारी मेडिकल फैकल्टी भी 8 कहती है, 6 घंटा, और ये नहीं करते हैं। तो सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो 6 घंटे वाले, 4 घंटे वाले नहीं मानेंगे मेरी बात। ये मैं मान रहा हूँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो 8 घंटे की अच्छी सी साउंड स्लीप होनी चाहिए। दूसरी बात, बॉडी और माइंड का एक नियम है, उनको जितना चलाओगे ना उतना हेल्दी रहेगा, जितना उसको आराम दोगे ना उतना वो बीमार हो जाएगा। तो हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। मेरी वाइफ मुझे कितनी बार बोलती है कि हमारे पास इनफ पैसा है, तुम इतना भाग दौड़ क्यों करते हो? मतलब मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मुझे जिंदा रहना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, इसलिए करता हूँ। एज ए मेडिकल डॉक्टर मानता हूँ कि ब्रेन, माइंड, नर्वस सिस्टम और बॉडी, इसको जितना चलाओगे इतना हेल्दी रहेगा, जैसे आराम दोगे उतना ठीक नहीं होगा। अभी तो नया न्यूरोप्लास्टिसिटी करके साइंस आया है जिसके अंदर ये सब बातें है। तो मैं कंटिन्यूसली एक्टिव रहता हूँ, बिल्कुल ऐसा। तो बॉडी और माइंड मेरा चलता ही रहता है। जब शरीर से कुछ नहीं करता हूँ तो मेरा माइंड चलता रहता है। दूसरी बात है कि पॉजिटिव माइंडसेट से माइंड अच्छा रहता है, नेगेटिव से ही रहता है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव लोगों से मिलता हूँ। मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है, मैं न्यूज़ की चैनल नहीं देखता हूँ। आजकल 1-2 वॉर चल रहे हैं तो कभी कभी यूट्यूब पे वो हमास वाला और यूक्रेन वाला थोड़ा सा देख लेता हूँ, बाकी वो भी नहीं देखता हूँ। ज़्यादातर मैं यूट्यूब के ऊपर भी मोटिवेशनल ही वीडियोस देखता हूँ, जितने भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये सब मैं काम करता रहता हूँ। तो मैं माइंड को हेल्दी रखने के लिए एक्टिवली प्रयत्न करता हूँ। मेडिटेशन करता हूँ, मैं कम बोलता हूँ। लोगों को सरप्राइज होता है, लोग, मैं पार्टी में जाता हूँ ना, चुप बैठा रहता हूँ, बोले आप तो मोटिवेशनल स्पीकर है और आप बोलते तो नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं स्टेज पे बोलता हूँ, मैं स्टेज से उतर जाता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैं शांति से आपकी बातें एंजॉय करता हूँ। मैं ज़्यादातर, मैं कहीं ग्रुप में बैठा हूँ तो मैं चुपचाप बैठे बैठे सोचता रहता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और घर पे भी सर? घर पे भी मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अब चुप रहता हूँ। हाँ बिल्कुल कम रहता हूँ ऐसा। क्योंकि मौन रहने के फ़ायदे पता चला है। मैं तो हवाई जहाज में बैठे बैठे कभी बाजू वाले से मैं दोस्ती नहीं किया आज तक, कभी नहीं किया। मैं अमेरिका जाता हूँ, 24-24 घंटा कोई रहता है साथ में, नहीं बात करता हूँ, मैं शांति रहता हूँ ऐसा, क्योंकि शांति का मुझे बेनिफिट पता है। कम बोलता हूँ, मेडिटेशन का डोज मैं बढ़ा रहा हूँ। यह है एक्सरसाइज में, मेरा पूरा मॉर्निंग एक्सरसाइज का रहता है। मैंने योगा टीचर रखा है, मेरे घर पे आके मुझे 1 घंटा 1.25 घंटा योगा सिखाता है। उसके पहले मेरी जिम की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है,
मॉर्निंग वॉक ख़त्म हो जाता है, प्राणायाम ख़त्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बीच में प्रोटीन खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मॉर्निंग में उठता हूँ तब से 11 बजे तक मैं हेल्थ के बारे में ये करता हूँ। तो बॉडी एंड माइंड ये दोनों का हो गया, इसको हेल्दी रखने का। जी जी जी। ठीक है। इसके बाद आया दिल, यानी इमोशनल पार्ट। हाँ। मैं बहुत एंग्री यंग मैन था, मैं बहुत गुस्सा करता था, मारा मारी करना मेरी आदत Angry थी। शत्रुघ्न सिन्हा को देख के मैं और सीख गया था। मेरा फेवरेट हीरो था एक ज़माने में, तो उनकी मारने की स्टाइल, ये स्टाइल। मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर तक मैंने मारा मारी की है, जी। डॉक्टर बनने के बाद कभी नहीं किया है। धीरे धीरे मैंने मेरा एंगर को मैनेज करना सीखा। मेरी किताब भी एंगर मैनेजमेंट, और मोदी साहब के हाथ में वो है, ऐसी मेरे पास फ़ोटो है जब उनको ज़रूरत नहीं है, मगर उनके टेबल पे पड़ी है और उनके हाथ में है मेरी एंगर मैनेजमेंट की किताब, मेरे पास पड़ी है। आपको चाहिए तो फ़ोटो भेज दूंगा। जी जी। वो कभी गुस्से नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे ब्रदर ने उसके साथ 18 ईयर्स एक साथ काम किया है, 1 to 1। तो कहने का मतलब है कि मैं इमोशनल पार्ट को ये करता हूँ। कोई बोले तो बुरा लग जाता है हमें, हाँ, तो सही उसके बात है। ऊपर मैंने कंट्रोल किया है। मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब पढ़ी थी, जिसमें पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। तो मैं रिएक्टिव था पहले, एंगर यानी रिएक्शन, रिएक्टिव। तो मैं रिएक्टिव में से प्रोएक्टिव बन गया अभी। अगर कोई भी आपको गलत बोल रहा है हाँ। तो एंगर तो आएगा ना सर? नहीं आ रहा, वही मैंने ट्रेनिंग ली है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ उसका, तो पहले मैं ये ख़त्म करूँ फिर ये एग्जांपल देता हूँ। जी जी। तो मैं बहुत रिएक्टिव था, उसमें से धीरे धीरे प्रोएक्टिव बन गया। इसके ऊपर भी मेरी किताब है, यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल, किताब लिखी है। अच्छा। तो प्रोएक्टिव बनने के ऊपर लिखी है। तो कहने का मतलब ये, इसके ऊपर भी एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। एंगर मैनेजमेंट की भी मेरी किताब है, जी जी। 9 ways टू मैनेज एंगर एंड यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। तो कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया हूँ। रेयरली मुझे कभी गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो इतना माइल्ड आता है कि मुझे मारा मारी करना, फेंकना, मारना, आवाज़ ऊपर करना, बीपी बढ़ाना, इतना गुस्सा नहीं आता है। ऐसा रेयरली, यानी 5 साल में एक बार आता होगा ऐसा। हाँ जी हाँ जी। ऐसा अभी किसके ऊपर आया था मैं भूल भी गया उसका, तो किसके ऊपर आया था, बट कहना बहुत रेयरली होता है। जब दिन में 10 बार मैं गुस्से हुआ करता था। मुझे किसी का बुरा नहीं लगता है। मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे साथ ही बड़ा हुआ, मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे से अलग हुआ, अलग होकर उसने बड़े बड़े प्रोग्राम करना शुरू किया, फेमस हो गया। स्टेज के ऊपर से मेरी बुराई करता था, आपने सुना भी होगा। कंपेयर करता था, देखो वो कैसा है, मैं कैसा हूँ, मैं उससे आगे निकल गया, उसके पास क्या है मेरे पास। ऐसे मुझे 10 लोग बोलते थे कि वो आपका स्टूडेंट आपके बारे में स्टेज से बुराई करता है। मुझे कभी बुरा नहीं लगा, मुझे दया आती थी उसके ऊपर कि बेचारा नादान बच्चा है, समझ में आएगी तो समझ जाएगा। सही ऐसा बात, सही बात। तुम इतनी बड़ी चीज़ का भी मुझे कभी गुस्सा नहीं है। और कभी कभी हम मिल जाते थे फ्लाइट में इधर उधर, तो हम आराम से बातें करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं वो सोच के उससे बात नहीं करूँ, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा बात करते रहते ठीक थे। है, ठीक है। तो ये जो बुरा लग जाता है ना बात बात में, इमोशनल हर्ट है ना, तो हम बहुत सारे बैगेज लेके घूमते रहते हैं। बचपन से अभी तक हमारे साथ कितने लोगों ने बुरा व्यवहार किया होगा, उसके जो दुख भरी घटनाएं हैं वो पड़ी रहती है। वो हमें ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं करती है, बीमार करती है, एजिंग फास्ट कर देती है। ये सब कचरा निकालना पड़ता है अंदर से, मेंटल कचरा। मैंने निकाल दिया है मेरा, और अभी आने भी नहीं देता हूँ मैं। किसी की बात सुनता हूँ ना, ऐसा ऐसा करके उड़ा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ कचरा पड़ा तो निकाल देता है ना, ऐसा बिल्कुल मैं उड़ा देता हूँ। हार्ट को क्लीन रखना है ना इसको, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और आत्मा को क्लीन रखना है। आत्मा को कैसे क्लीन रखते सर? सबका भला ही सोचते रहना है। मेरी वजह से मैं कितना लोगों का भला करूं, ये मेरा ज़्यादातर सोच रहती है। इसलिए तो अभी मैं प्रोफेशनल एक्टिविटी बंद कर रहा हूँ या मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब मैं ये पतंजलि योग सूत्र और दूसरा जीवन विद्या, ये दोनों चीज़ें मैं फ्री में सिखाने का स्टार्ट करूँगा। मेरा अभी गोल है कि मुझे कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पतंजलि योग सूत्र पहुँचाना है। क्या है सर पतंजलि पतंजलि योग सूत्र? देखो, हमारे जो पूर्वज थे उनको सुखी होने के रास्ते मालूम थे, क्योंकि पैसे की दौड़ वो टाइम पे नहीं थी, गाड़ी बंगला मर्सिडीज वो नहीं था। तो सुखी होने के रास्ते थे, जो लोगों ने रास्ता दिखाया वो 4 भाग में हम सोच सकते हैं, जिसका नाम दिया योग। योग यानी एक्चुअली तो यूनिफिकेशन कहते हैं, मिलना। ठीक है। तो किसका मिलना होता है? जीव का शिव के साथ मिलन,
यानी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो जब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो हमें उसमें से सुख मिलता है। तो ये सभी योग है ना, ये सुखी होने के रास्ते हैं। तो 4 टाइप के योग होते हैं। एक होता है राजयोग, जो तपस्या से आता है। ठीक है। ये पतंजलि योग सूत्र राजयोग का मार्ग है। ब्रह्मा कुमारी वाले जो सिखा रहे हैं वो भी राजयोग का मार्ग है। ये जितने भी हिमालय में साधु मेडिटेशन करते बैठे हैं, राजयोग का मार्ग है। विपස්සना है बुद्ध भगवान का, वो राजयोग का मार्ग है। यानी अपने आप को सुखी करके ये जीवन जीते जीते भगवान तक पहुंचने का, मोक्ष पाने का रास्ता, योग इसको कहते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र राजयोग का एक पार्ट है। दूसरा होता है कर्म योग, निष्काम कर्म करके भगवान तक पहुंचने का रास्ता, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया था। जी। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जो शंकराचार्य ने जो द्वैत और अद्वैत की जो बातें की है वो जी। ज्ञान के जरिए, जो बहुत सारे विचारक हो गए जिन्होंने ज्ञान का रास्ता अपनाया। और उसके बाद आता है भक्ति योग, जो भक्ति करके जो इस्कॉन वाले करते हैं, हरे कृष्णा, वो कहते हैं कि सिर्फ भगवान को डिवोट हो जाओ। जो मीराबाई का रास्ता था, नरसिंह मेहता का रास्ता था, जो रास्ता था वो भक्ति का रास्ता था, जो राधा की भक्ति थी, ऐसा हो जाओ। तो ऐसे 4 योग हमारे बुजुर्गों ने हिंदू संस्कृति में सिखाया है। तो उसमें से एक पार्ट राजयोग है, और राजयोग वाला रास्ते का ये पतंजलि योग सूत्र है। तो योग तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 5000 सालों से किया जाता था, मगर सिस्टमेटाइज नहीं था। जी। ऋषि पतंजलि ने 2000 साल पहले इसको सिस्टम में बिठाया और एक सूत्र में बांधा। सूत्र यानी धागा, योग सूत्र, एक धागे में योग को बिठा दिया। और पतंजलि ऋषि ने किया, इसलिए उसका नाम पड़ा पतंजलि योग सूत्र, जो आज से 2000 साल पहले उन्होंने दुनिया को दिया। 196 सूत्र है उसके अंदर, और एक एक सूत्र का जबरदस्त मीनिंग होता है। अच्छा। पहला योग है अथ योग अनुशासनम, चलो योग सीखने की शुरुआत करते हैं। दूसरे में पूरा जीवन का मर्म और योग का मर्म उसने बता दिया। योग चित्तवृत्ति निरोध, योग का मतलब होता है हमारा चित्त, ये मंकी माइंड 24 घंटा इधर भागता है, वो भागने का, उसको शांत करने का। निरोध यानी उसको शांत करने का। चित्त की जो वृत्ति होती है, हमारी डिज़ायर होती है, अभी ये करो वो करो, योग का उसने पूरा एसेंस उसके अंदर दे दिया। ठीक कि योग कुछ नहीं है, हमारे मन की जो वृत्तियाँ होती है उसको बस शांत करने का जो प्रोसेस है उसको योग कहते हैं। ऐसा ठीक है सर। तो उसने पूरे अच्छी तरह से सिस्टम से समझाया है कि वृत्तियाँ कैसे रहती है, ये वृत्ति हमारे जीवन में क्या करती है, ये वृत्ति को हम कैसे कंट्रोल करें, समाधि तक को क्या है, समाधि तक कैसे पहुँचे, कितने टाइप की समाधि होती है, समाधि तक पहुँचने में क्या क्या अड़चनें आती है। फिर उसने अष्टांग योग की बातें की कि अष्टांग योग क्या होती है, वो 8 उसके अंग होते हैं, जो होता है यम होते हैं। यम यानी कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो डेल कार्नेगी की किताब है वैसे तो, मगर वो ऊपर ऊपर की बातें हैं, इन्होंने रियल बातें की है। तो दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना, ये यम में आता है। नियम, खुद को यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद को कैसे अच्छा बनाने का, खुद को कैसे डेवलप करने का, वो नियम है, नियम फॉर अस। उसके बाद आता है आसन जी, बॉडी को कैसे कंट्रोल करना, ये दोनों चीज़ करना, और ये सीक्वेंशियल है। तो पहले यम को फॉलो करो, फिर नियम को फॉलो करो। यम नियम फॉलो करोगे तभी आसन करो तो फायदा है। तो टू कंट्रोल बॉडी यू नीड ए आसन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी अपनी लाइफ एनर्जी है, लाइफ प्राण यानी लाइफ एनर्जी, जी, उसको कंट्रोल करो ब्रेथ के थ्रू। ठीक है। कंट्रोल योर लाइफ एनर्जी। उसके बाद आता है प्रत्याहार, जिसके अंदर हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना। हमको होता है ना, अच्छा देखो, अच्छे इंसान हमें देखने को अच्छा लगता है। आदमी है तो अच्छी लड़की जा रही है तो उसको देखते रहेंगे, औरत है तो अच्छा हैंडसम आदमी जा रहा है तो देखते रहेंगे। जी जी जी, हम स्विट्जरलैंड घूमने को जाते हैं तो क्या अच्छा देखने को ही तो जाते हैं ना, सीनरी देखने को जाते हैं या अच्छा फील करते हैं। कोई अच्छी होटल में जाते हैं अच्छा टेस्ट करने को। तो इंद्रियों का सुख जो है, तो इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करना है, कंट्रोल में करना है यानी बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है,
जैसे कहता हूँ ना, मुझे 5 स्टार होटल में खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ढाबे का अच्छा लगता है। घर में तो मैं बॉयल ही खाता हूँ। अच्छा। मेरी वाइफ को बोलता हूँ, मुझे बघार की भी ज़रूरत नहीं है, तेल मिर्ची की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉईल करके सब्जी दे दे। तो अब मेरे खुद के ऊपर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। कच्चा सब्जी खा लेता हूँ मैं, बाजरे की रोटी बिना घी की खा लेता हूँ, सुबह से नमक शाम नहीं। तक आपका क्या रूटीन रहता है सर है ये? खाने का? सुबह से शाम तक आपका खाने का क्या रूटीन हाँ, रहता तो है? बताता हूँ, ये योग सूत्र ख़त्म करते हैं। हाँ, तो प्रत्याहार के ऊपर मैं ये कर रहा हूँ। ठीक तो है। हमारे इंद्रियों को वश में करने का, जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक आप समाधि तक जा ही नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद आता है धारणा। हम्म। फोकस की प्रैक्टिस करो, कोई एक चीज़ पे फोकस करो, त्राटक करो या कुछ भी करो। उसके बाद फिर मेडिटेशन, ध्यान आता है। और ध्यान करते करते वो समाधि के लेवल पे, मोक्ष के लेवल पे पहुँचते हैं। ये अष्टांग योग आया है। ठीक है। उसके बाद उसने तीसरा पार्ट बताया है, जिसको विभूति पाद कहते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा पावर आएंगे, तो मिस्टर इंडिया बन सकते हैं। यानी अभी आपके सामने बैठे बैठे मैं गायब हो सकता हूँ, फिर से अपीयर हो सकता हूँ, एक साथ 2 जगह पे 3 जगह से प्रेजेंट रह सकता हूँ। ऐसे हमारे एक किताब है लिविंग विथ हिमालयन मास्टर, स्वामी रामा ने लिखी है। उसमें एग्जाम्पल थे कि हिमालय में कितने ऐसे साधु है एक साथ 3-4 जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा। तो ये शक्ति होती है, एक्स्ट्रा पावर, हम्म। ये सब इससे आता है। इसको उसने विभूति पाद का 30 पावर की बात की है। पानी पे चल सकते हैं, दीवार के थ्रू वॉकआउट कर सकते हैं, ऐसा दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब पावर आता है जो उसने विभूति पाद में बताया है। और उसके बाद आखिर आता है केवल्य पाद। और उन्होंने वार्निंग दी है कि आप यहाँ अटक मत जाना, ये बहुत ल्यूक्रेटिव रहता है। ये पावर आ गया, ये नागा बाबा आते हैं ये मेले में, कुंभ मेले में अपना चमत्कार दिखाते हैं, वो ये विभूति पाद तक के, मगर वहीं अटक जाएंगे, वहाँ वाह वाह होनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद फिर क्या होगा? अभी ये हमारे जो है वो है ना, कौन से धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ, उनके पास जो एक्स्ट्रा पावर है ना, लोगों के मन की बात हाँ कर जी, हाँ लेते जी, हैं, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम वाले। तो वो बातें उन्होंने वहाँ की है, दूसरे के सामने की बात जान लेने का कि उनके अंदर क्या है। वो ये रास्ते से आता है, ज़्यादा मेडिटेशन करके ये करके आता है। बट वहाँ अटक नहीं जाना, नहीं तो लास्ट मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे। और लास्ट मुकाम है वो समाधि है, जो निर्वाण है, जहाँ सुख दुख से इससे हो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहला जो चैप्टर है उसमें 51 सूत्र है, बाद में 55 है, 54 है, फिर 34 है, ऐसे पार्ट में किया है। बहुत पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है, मैं सीखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा, दूसरी बात, अब बीच में ये गाड़ी बंगला कहाँ से आएगा? तो जैसे जैसे यम नियम फॉलो करोगे जी जी। तो आपका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा हो जाएगा, आपकी इनर पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप योगा करोगे, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत, दिखने में अच्छी, हैंडसम हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप प्राणायाम करोगे तो आपका पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, आपके बातें से ये हो जाएगा। और उसके बाद आप ये इंद्रिय कंट्रोल करोगे, प्रत्याहार, तो उसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल सिंपल हो जाएगी। तो ऐसा इंसान को पैसा कमाने का दिक्कत है नहीं, ऑटोमेटिकली पैसा आएगा उनके पास। फिर सही बात है। क्योंकि जो भी फील्ड में जाएगा वहाँ पे वो इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल। और जो फील्ड में आप अच्छा काम करोगे, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए पीछे अच्छा बनना तो पड़ेगा ना, तभी अच्छा करोगे। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली अगर आप अच्छे हैं, बार बार गुस्से नहीं होते तो आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा, मगर बार बार गुस्से होते हैं तो आपको बिजनेस फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। सही बात। आपके इरादे नेक नहीं है, आप स्टेज पे जाके गलत डिक्लेयर करते हो, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, तो आपका आत्मा गलत है ना, सही तो बात है। आप अलाइनमेंट में नहीं रहते हैं, तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते। लोगों को पता है, मेरे जो गुरु थे भारत चंद्र, वो हमेशा कहते थे कि पीपल हैव ए वेरी शार्प नोज, दे कैन स्मेल यू फ्रॉम ए डिस्टेंस। उनका नोज बहुत शार्प रहते हैं, वो आपको 1 मील दूर से स्मेल कर सकते हैं कि आप अच्छे इंसान है कि बुरे हैं। तो ट्राई टू बी ए गुड पर्सन फर्स्ट, देन गुड ट्रेनर या गुड बिजनेसमैन, ऐसा। तो मैंने बहुत सही, बहुत सही। तो मैं मेरे ट्रेनर प्रोग्राम में ये कहता हूँ, पहले अच्छे इंसान बनो, फिर अच्छे ट्रेनर बनो। अगर आप अच्छे ट्रेनर हो मगर अच्छे इंसान नहीं हो ना, तो कभी ना कभी फंसोगे। और आजकल तो मीडिया का ज़माना है, सब वायरल वीडियो हो जाएगा कि आप क्या करते हो दुनिया में, है ना। पहले तो ये नहीं था, तो डर नहीं था। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो कहने का मतलब है कि पतंजलि योग सूत्र के रास्ते से
आप हेल्दी रह सकते हैं, आप अपना गाड़ी बंगला पैसा जो मान सम्मान चाहिए वो भी मिल सकता है, और आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, आपकी बॉडी को एजलेस बना सकते हो। एजलेस बॉडी का सीक्रेट भी यहाँ पे है। आपके कार्मिक रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हो। मेरा बहुत सालों से ये सवाल था कि कर्म का सिद्धांत लागू कैसे होता है, कि अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलता है, बुरा किया तो बुरा मिलता है। तो ये रिकॉर्ड कौन रखता है? इतने लोगों का, 7 बिलियन लोगों का रिकॉर्ड जी। कहाँ रखता है? क्या विष्णु गिफ्ट चाइनीज ये क्या अपने होते हैं, कौन रखता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त क्या चाइनीज लोगों का भी रिकॉर्ड रखेगा, अफ्रीकन लोगों का भी रखेगा, एलन मस्क का भी रखेगा, या सिर्फ हिंदुओं का रखेगा? तो मेरे मन में ऐसे सवाल उठा करते थे, मैं ऑलवेज ऐसा सोचता रहता हूँ। तो ये रिकॉर्ड कहाँ रहता होगा, और ये रिकॉर्ड तक हम पहुँच सकते हैं कि नहीं? कौन से फॉर्मेट में होगा? क्या कागज़ पेन से लिखते हैं क्या इसने ऐसा किया? तो कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है? लॉजिकल माइंड रहता है ना। और क्या वहाँ जाके मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ? तो ये जवाब मुझे यहाँ से मिल गया। हाँ, ये पातलानी योग सूत्र के रास्ते से आप अपना कार्मिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा, हाँ। तो कहने का मतलब है कि इतना सारा ज्ञान है जिससे मानव जात को, मैं तो बोलता हूँ पातंजलि योग सूत्र सिखाना, फिर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आपके ओवरऑल पर्सनालिटी ज़बरदस्त हो जाएगी। फिजिकली यू विल बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली यू विल बी ए गुड पर्सन, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, चारों फील्ड में आप टॉप पे जाओगे। ऐसा अभी आप उस पर काम कर रहे हो? अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं उसको ऐसा ज़बरदस्त करूँगा ना। मेरी यूएसपी क्या है मालूम है? कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट दे दो, मैं उसको सिंपल बना के दिखाता हूँ। जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 35 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। जब लोग मानते नहीं थे, मेरे पे हंसते थे, पागल हो गया, विजुअलाइजेशन से ऐसा थोड़ा होता है। ये ज़माना मैंने देखा है। ये संदीप महेश्वरी खुद कहीं बोला था ये सब बकवास है, ये सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले सब बड़े बड़े ट्रेनर बोलते थे, वो संतोष नायर भी बोलते थे कि नहीं ये सब बकवास है, ये वो। कॉन्शियस माइंड पे उनको इतना भरोसा था कि सब कुछ कॉन्शियस माइंड से होता है। आज सब कोई बोलता है, बीके शिवानी भी बोलती है, विजुअलाइजेशन की बातें करती है, सब कुछ करती है। आई वॉज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट विजुअलाइजेशन। और मेरी विजुअलाइजेशन किताब एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी है, यह भी मेरा रिकॉर्ड है। एक आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी है। संजय जैन नाम है उसका, शेप शॉप कंपनी का डायरेक्टर है वो। अच्छा, विजुअलाइजेशन पे, विजुअलाइजेशन की किताब। और प्रेरणा का जर्नल डीवीडी भी उसने 5 लाख खरीदी है। ये रिकॉर्ड है मेरा। कोई ये रिकॉर्ड को पहुंच ही नहीं सकता है। नहीं, मतलब ही नहीं है सर, कोई भी नहीं कर कोई किताब लिखे तो 1000-2000 बिक गई तो खुश होते हैं। सर, आपकी तरह हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। पहले तो इसका इम्पोर्टेंस समझना है कि पॉजिटिव रहने से क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, और पॉजिटिव रहने के लिए मैंने मन की प्रार्थना यूट्यूब पे रखी है, देखो फ्री में, कितने लाख लोगों ने ली है, देखी है मन की प्रार्थना। पॉजिटिव अफर्मेशन की मैंने एक प्रार्थना लिखी है जिसका नाम है मन की प्रार्थना। यूट्यूब के ऊपर मैंने फ्री में रख दी है। पहले मैं बेचता था, अभी भी बेचते भी है, मगर यूट्यूब में फ्री में भी मैंने रखी है। पातंजलि योग सूत्र में फ्री में रख दूंगा पूरा, ऐसा पूरा का पूरा। मुझे एक पैसा नहीं कमाना है पातंजलि योग सूत्र से। तो मन की प्रार्थना भी ऐसी है, तो रखिए। तो 21 दिन तक जो भी ये मन की प्रार्थना करता है ना, विदाउट ए ब्रेक, वो 100% पॉजिटिव हो जाता है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ में जानता हूँ जो मन की प्रार्थना से ये पॉजिटिव हुए और मुझे बोलते हैं। क्या? एक रक्षा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गुजरात में, उनके वाइस चांसलर है बिमल पटेल डॉक्टर, यूनाइटेड नेशन में काम करते थे। उनका लाइफ में प्रॉब्लम थे, किसी ने उनको मेरी मन की प्रार्थना गिफ्ट दिया, बुक थी, बुक भी है मेरी, ऑडियो वीडियो सब कुछ है, तो दिया। तो उसने छोटी बना के, नैनो बना के जेब में रखते थे, डेली पढ़ते थे। आज इस बात को 10 साल हो गया, 10 साल से वो जेब में लग के घूमते हैं। जब भी मैं मिलता हूँ दिखाते हैं मुझे, देखो डॉक्टर डी, मुझे मालूम नहीं था ना आप मुझे मिलेंगे, मेरे जेब में ही है ना। एक बार शादी के फंक्शन में मिल गए थे, वहाँ मुझे शादी के फंक्शन में वाला आए थे, सूट पहन के, उसके जेब में मन की प्रार्थना दी, बोले ये प्रार्थना ने मेरा जीवन बदल दिया। उसने मुझे टेस्टिमोनियल दिया है, मैंने यूट्यूब पे रखा है। तो ये मन की प्रार्थना है, आपका माइंड को पॉजिटिव बनाने की प्रार्थना है, साइंटिफिकल बिल्कुल है ऐसा। अब तक की आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही हैं सर? लर्निंग यानी किताब से या कोई एक आइडिया की बात कर रहे हो? जीवन से मतलब इतना जो जीवन आपने जिया है 75 ईयर्स, तो आपने क्या ऐसी लर्निंग्स ली हैं जो एक लर्निंग तो एक है कि मैंने हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझा। ठीक है।
लर्निंग का इम्पोर्टेंस समझा ये के। कब से समझा सर, जो हेल्थ का मतलब ये स्टार्टिंग से है या नहीं आपने? नहीं नहीं, वैसे स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा तो कॉन्शियस था ही, हाँ, मगर डॉक्टर बनने के बाद ज़्यादातर। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में भी मैं दुबला पतला था। ठीक है। अब जैसे मैं 75 ईयर्स का हूँ और मेरा वजन भी 75 किलो है। अब मैं पतला दिखता हूँ, मगर मेरी शादी हुई तब मैं 55 किलो का था। सोच लो, मेरा अभी 20 किलो निकाल लोगे तो मैं कैसा दिखूंगा। कोट पहनता था तो हैंगर पे लटकाए हुआ लगता था है, इतना पतला था। जी जी। तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ। वो कैसे हुआ उसका भी मेरा स्टिमुलस कहाँ से आया मैं बताता हूँ। मैं MBBS करके बॉम्बे MD करने को गया। मैंने MBBS नागपुर से किया, MD बॉम्बे से किया। तो नानावटी हॉस्पिटल में मैंने पहला मेरा पोस्ट किया, हाउसमैनशिप। और शोले के बाद का टाइम था, और अमजद खान का, गब्बर सिंह का एक्सीडेंट हुआ, और वो हमारी हॉस्पिटल में मेरे यूनिट में एडमिट हुए, अच्छा, जहाँ मेरी ड्यूटी लगा करती थी। और अमजद खान शोले के बाद तो गब्बर सिंह टॉप पे था, तो उनको मिलने को पूरी फिल्म इंडस्ट्री शाम को आती थी। और मैं दुबला पतला, कोट पहन के, वाइट कोट पहन के, स्टेथो लगा के वहाँ बैठा रहता था। काम नहीं था तो भी बैठता था, क्योंकि सब देख, जो मेरे फेवरेट एक्टर थे वहाँ आते थे, ये राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, ये सब लोग। तो मुझे आके पूछते थे, डॉक्टर साहब ये अमजद खान का क्या हालत है, ये वो। तो मुझे तो बहुत अच्छा, मुझे आप करके बुला रहे डॉक्टर, जिनको मैं पर्दे पे देखा करता था, उनकी बॉडी देख कर लगता था यार ये क्या हैंडसम लगते हैं, मैं क्या लल्लू लगता हूँ, मुझे तो पहले बॉडी बनानी है। तो 15-20 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, तब तक मैं उनको देख के एक तो डिसीजन लिया कि मुझे बॉडी मस्त बनानी है। ठीक है। फिर मैंने जुनून पैदा किया, एक्सरसाइज, डाइट, ये वो। एक साल में 20 किलो बढ़ाया, 55 टू सीधा 75। ये अमजद खान के टाइम के बात है, 40-50 साल पहले की। अच्छा, उसके बाद मैंने ब्रेक मारा, 75। 75 पे अटका दिया मैंने। ये मेरी लाइफ का एग्जांपल है। 75 पे 1 किलो कम ज़्यादा होता है बस, और कुछ नहीं होता है, अच्छा अच्छा, इतना फर्क है। तो मेरा हेल्थ का मोटिवेशन वहाँ से आया। ठीक तो है। हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझा, उसके बाद लर्निंग का इम्पोर्टेंस समझा। पढ़ने का शौक तो था मेरे से, मगर इस फील्ड में आने के बाद मुझे अभी लगता है और पढ़ो और सीखो और सीखो और सीखो। एपीजेनेटिक करके सब्जेक्ट, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी सुना होगा। हाँ, न्यूरोप्लास्ट। न्यूरोप्ला अभी अभी लोग सुन रहे हैं। जी जी। NLP भी आज से 20 साल से मैं जानता हूँ, मेरी बुक 20 साल पहले आई है NLP की। वो भी ब्रिटिश ऑथर के साथ है, ये डेविड लिंकन के साथ। तो लर्निंग का इम्पोर्टेंस मुझे समझा सर, वो किया। चौथा, दुनिया घूमने का इम्पोर्टेंस पता चला। मैं पहली बार सिंगापुर गया था 1980 में, तब इंडिया बहुत गंदा था, आज से कितना 45 ईयर्स पहले। जी जी। मैं बम्बई में रहता था, और बम्बई तो और गंदा था। सिंगापुर देख के मेरा दिमाग घूम गया, क्या क्लीन नीट, कितना सिस्टमेटिक कंट्री है, और साला हम नर्क में रह रही है तो स्वर्ग है। तो पहली बार मैं फ़ॉरेन गया तो मुझे और मोटिवेशन हुआ कि मुझे और कंट्रीज़ घूमना है। कंट्रीज़ घूमना है तो आपको पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो वो मोटिवेशन दुनिया घूमने का है। फिर मैं सोचा वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ देखने हैं, तो सभी कंट्री तो पॉसिबल नहीं है, देखने लायक भी नहीं है। फिर भी मैंने 45 कंट्रीज़ घूम लिया। अभी रसिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तीनों बाकी है। रसिया वॉर की वजह से रुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अभी दिसंबर में जा रहा हूँ। रसिया का वॉर ख़त्म होने के बाद रसिया देख लूँगा। तो दुनिया के सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ मल्टीपल टाइम देखा। 3 बार लास वेगास गया, 2 बार सन सिटी गया, 2 बार मकाओ गया, ये जो पाप की नगरी बोलते हैं ना, सभी पाप की नगरी में मल्टीपल टाइम। 6 बार यूरोप गया, 2 बार स्विट्जरलैंड गया। अभी लास्ट ईयर में स्विट्जरलैंड 1.5 महीना रहा। कोई जाता है, और कोने कोना देखा मैं। बहुत सपना था कि कोने कोना देखना है, तो स्विट्जरलैंड का कोने कोना देखा था। तो 3 चीज़ें मुझे बहुत काम आई, लर्निंग, हेल्थ एंड दुनिया घूमने का। मेरे अभी पोते हैं, तो मेरी बेटी को बोलता हूँ, इसको ये एजुकेशन में ज़्यादा पैसा मत खर्च कर, उसको दुनिया घुमाओ। दुनिया घूमने का क्या फ़ायदा होता है सर? देखो, घूमते तो आपको मोटिवेशन होता है, लोगों, अलग अलग लोगों को मिलते हो, अलग अलग स्टिमुलस मिलता है, ब्रेन डेवलप होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यही कहती है, जो भी नया देखोगे, सोचोगे, करोगे, बात करोगे, वो सभी से आपका ब्रेन डेवलप होता है। तो मेरा मोटिवेशन सिंगापुर जाने के बाद ज़्यादा हुआ, पैसा कमाने का, सब कुछ जुनून आया। ये फिल्म स्टारों को देख के बॉडी बनाने का आया। उसके बाद ही मैं सिंगापुर गया था। ये तो मेरी 75 की बात है, जब मैं सब एक्टरों को देख के मोटिवेट हुआ। 80 में मैं सिंगापुर गया, वहाँ से पैसा कमाने का जुनून हुआ, सीखने का जुनून हुआ, दुनिया घूमने का हुआ। फिर मुझे सऊदी अरेबिया में जॉब मिली, जहाँ बहुत तनख्वाह होती थी, तो फिर पैसे से मैंने घूमना शुरू कर दिया ऐसा।
मजा आएगा। सर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसे मैंने कहा, हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझो। सबसे बड़ी उपलब्धि है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी बातें करते हैं, डॉक्टर जी मेरा इतना टर्नओवर है, मेरा इतना कंट्री में ये है वो है, अपनी वो फाइनेंशियल बातें बताते हैं। मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि देखता हूँ तो उनका वज़न 20 किलो ज़्यादा रहता है, 10 इंच पेट बाहर रहता है उनका, और उनका ब्लड शुगर रहता है 400 और बीपी रहता है 200। इस आदमी से मैं क्या इम्प्रेस हूँगा बताओ? अरे करोड़ों कमाने के लिए अरबों की उन्होंने हेल्थ का नुकसान किया, वो तो देखा नहीं है उसको, तो उनको इंटेलिजेंट कैसे समझूँ? मैं तो आपको ये कहता हूँ, इंटेलिजेंट वो है जो अपनी हेल्थ को 100 साल तक जिंदा रखता है। बाकी करोड़ों कमाया उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हेल्थ को सबसे टॉप प्रायोरिटी दो। और कितना पैसा आप यंग दिखने के लिए करते हो, बड़े कपड़े, बड़ा ये, यंग बन के रहो ना, एजलेस बन के रहो ना। उसके लिए आपको लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करना पड़ेगा, विज्ञान जानना पड़ेगा। मैंने कहा वो चारों चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो पूरा साइंस में लेके आ रहा हूँ। एजलेस बॉडी कैसे बनानी है वो। मेरे साथ जो को राइटर है, जो मेरे साथ काम करेगी, वो भी डॉक्टर है, वो भी एमडी डॉक्टर है। वो 44 साल की है, आप मिलोगे तो वो 22 की दिखती है वो, है ना। तो हम दोनों एग्जाम्पल है उसके। तो जो हम सिखाते हैं उसका हम पहले एग्जाम्पल बनते हैं। एजलेस बनने की मज़ा ही अलग है। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब लोग बोलते हैं सर आप 75 के दिखते नहीं हो। सही बात है, तब बिल्कुल बोलते सही हैं। बात है। कोई पूछता नहीं है आपके बैंक में कितना बैलेंस है। कोई पूछा अभी तक? मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है। हमारा स्माइल, हमारी पॉजिटिविटी, हमारा नेचर, यही सब हम कैरी करते हैं 24 घंटा। पैसा लेकर कोई कैरी नहीं करता। तो इसके ऊपर फोकस करो, सही चीज़ को समझो। ये जो है ना, हमारे दुख के कारण क्या क्या है, जो पतंजलि योग सूत्र में कहा है, उसमें कहा है हमारे दुख का कारण है, उसको कलेशा कहा है। तो 5 कलेशा है। तो उसके सबसे पहला है अविद्या। अविद्या इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ वन। जैसे मानते हैं पैसा सुख देता है, वो हमारा अज्ञान है। जिस दिन पैसा चला जाएगा तब क्या होगा? मान सम्मान हमें सुख देता है। जिस दिन आपको कोई सामने देखेगा भी कोई नहीं तो चला गया ना। तो ये परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। टेम्पररी है, उसको हम परमानेंट समझते हैं। और परमानेंट को हम टेम्पररी समझते हैं, टेम्पररी को परमानेंट समझते हैं। यह अज्ञानता है ना, वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो अच्छा, जिंदा रहने के लिए अलग सामान की ज़रूरत होती है, जीने के लिए अलग सामान की ज़रूरत है। 99% लोग सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहे हैं। और हम जो काम कर रहे हैं और जो कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो जिंदा रहने का सामान कलेक्ट कर रहे हैं, जीने का सामान नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। और जिंदा रहने का जो भी सामान आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो अगले जन्म तक लेके जाने की फैसिलिटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। और जीने का जो सामान है ना, वो अगले जन्म तक हम ले जा सकते हैं। और हमारी पूरी ज़िंदगी जिंदा रहने का सामान कलेक्ट करने में ही चली जाती है, और हमें पता भी नहीं रहता है कि हम जी रहे थे या नहीं जी रहे थे। मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आप जी रहे हैं या सिर्फ जिंदा है? अपने आप को पूछिए, फिर हमारे कमेंट में लिखिए कि आप सिर्फ जिंदा है या जी रहे हैं। अगर सिर्फ जिंदा है तो अब जीने कैसा है वो सीख लीजिए। वो अगले एपिसोड में हम सिखाएंगे कि जीना कैसे है, जीने के लिए कौन से सामान की ज़रूरत होती है। जिंदा रहने के जो सामान कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो जीने के काम नहीं आता है। जीने का जो सामान है वो जिंदा रहने के लिए काम नहीं आता है। तो दोनों का सामान कलेक्ट करो, जिंदा रहने का, जीने का, दोनों का। सर ये मेरे लिए तो एक मास्टर क्लास हो गई है। मतलब मैंने इस पॉडकास्ट से इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा है सच में। मतलब बहुत मज़ा आया। और मुझे 50 साल की ज़िंदगी का अनुभव है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस एज में मुझे सारी बातें पता चल गई, आपके लर्निंग्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और आपके बारे में तो बहुत कुछ पढ़ते भी रहते हैं। और आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्होंने बहुत बहुत कुछ सीखा होगा सर। थैंक यू सो मच सर। सब कमेंट करके बताया हमें कैसा लगा। मेरा सौभाग्य है सर कि मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए, लेकिन आज जो है आप मेरे सामने बैठे, मतलब इससे बड़ी क्या और बात हो सकती है। आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, हम आपके बच्चे हैं। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। और अगर ये जो वीडियो है ना, इसमें जो सर ने जो वैल्यू दी है वो ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं कि हम और सर के बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आएँ तो सर तभी आएंगे, हमारे बुलाने से नहीं आएंगे सर, तभी आएंगे जब आप अपना प्यार दिखाएंगे। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने। मुझे पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।